आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती और अभिनय ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। यह वो दौर था जब लोगों की दीवानगी इतनी थी कि सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये वही अभिनेत्री हैं जिसने मात्र 6 साल की उम्र में अपनी दादी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। और फिर 80 के दशक में इसने वो कर दिखाया जिसने उस समय की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के स्टारडम को हिला कर रख दिया। वो बन गई भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री। ये गलियां ये तुम्हारा, यहाँ आना ना दोबारा, अपनी तुम सोचो हम तो है तैयार। लेकिन इस हसीन और संस्कारी अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने करियर के सुनहरे दिनों में सबके सामने अपने शरीर के सारे कपड़े उतारने पड़े? क्या मजबूरी थी कि इतनी छोटी उम्र में उसे एक ऐसा सीन करना पड़ा जिसने उसके जीवन में आलोचनाओं और बदनामी का तूफान ला दिया? इस रास्ते से हमको वापस क्या आप जानते हैं कैसे इस भारतीय संस्कारों में पली बढ़ी अभिनेत्री ने एक विदेशी राजकुमार को सबके सामने एक अश्लील किस कर लिया था, जिसने न सिर्फ देश बल्कि विदेश की मीडिया तक को चौंका दिया। अखबारों की सुर्खियों में सिर्फ एक ही नाम था इस अभिनेत्री का। प्यार करो प्यार करो प्यार करो, आंखें जब हो जाए होता है जवानी मेरी यार मेरे प्यार। क्या मजबूरी थी दोस्तों जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को अपने परिवार के खिलाफ जाकर भाग कर करनी पड़ी शादी, और कैसे उसी शादी को बचाने के लिए उसे दुखी मन से हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा हिंदी सिनेमा को। कैसे इस अभिनेत्री ने अपने प्रेम में इस कदर खुद को खो दिया कि अपनी दादी का वो सपना भी तोड़ दिया जिसे उनकी दादी उनकी अंतिम सांसों तक देखा करती थी। कोई परदेसी आया परदेस में। क्या आप जानते हैं कि कैसे इस अभिनेत्री की मां ने अपनी बेटी को हीरोइन बनाने के लिए सब कुछ त्याग दिया? अपनी नौकरी, अपने सपने और अपना सारा सुख चैन। और दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं इस खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे राज जो आज तक लोगों से छुपाए गए। बस अब और मत उतरवाओ, मुझे ऐसे ही चलने दो। तो इस राज भरी और सच्ची कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने शो में बात करेंगे एक ऐसी हसीन और चर्चित अभिनेत्री की जिसने सिनेमा की दुनिया में कदम तो रखा था एक गायिका बनने के लिए, लेकिन किस्मत ने उन्हें बना दिया भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय हीरोइन। आपको जो पूछना हो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम जाएं। इनका नाम है पद्मिनी कोल्हापुरी, लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी। तो चलिए जान लेते हैं कौन थी पद्मिनी कोल्हापुरी, कहां से आई थी, क्या था इनका पारिवारिक बैकग्राउंड, कौन कौन से विवादों ने इन्हें घेरा और कैसे मिली इन्हें जबरदस्त सफलता। इन सब पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी के परिवार और उनकी पढ़ाई लिखाई पर। चाहे जान भी पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1965 को मुंबई में हुआ। उनके पिता शास्त्रीय गायक और वीणा वादक थे, जबकि मां एयर इंडिया में कार्यरत थीं। इस मध्यम वर्गीय परिवार में पद्मिनी के अलावा 2 बहनें और थीं, शिवांगी और तेजस्विनी, जिन्होंने भी हिंदी सिनेमा और संगीत में अपना नाम कमाया। पद्मिनी का संबंध सीधे मंगेशकर परिवार से है। उनकी दादी लता मंगेशकर और आशा भोसले के पिता
पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन थी। इस रिश्ते से लता और आशा उनकी बुआ लगती हैं। पद्मिनी का पालन पोषण संगीत के माहौल में हुआ, जहां उनके पिता उन्हें और उनकी बहनों को गायन सिखाते थे। असल में पद्मिनी की पहली इच्छा गायिका बनने की थी, मगर उनकी दादी चाहती थी कि वह एक सफल अभिनेत्री बने। इसी चाह के चलते दादी ने पद्मिनी को फिल्मी दुनिया में लाने के लिए अपनों से सिफारिशें करनी शुरू कर दी। 7 साल की उम्र में साल 1972 में उन्हें एक फिल्म एक खिलाड़ी 52 पत्ते में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिला। 1973 में उन्हें अपनी बहन शिवांगी के साथ फिल्म यादों की बारात में गाना गाने का मौका मिला और वहीं से पद्मिनी की यात्रा संगीत और अभिनय दोनों ही दिशाओं में शुरू हो गई। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने पद्मिनी के करियर को एक नई दिशा दी। एक दिन जब आशा भोसले अभिनेता देवानंद के लिए गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तो उन्होंने देवानंद से कहा, मेरी भतीजी है पद्मिनी, बहुत टैलेंटेड है, अगर कोई रोल हो तो एक बार ज़रूर देख लेना। देवानंद उस समय फिल्म इश्क 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 बना रहे थे और उन्हें एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश थी। उन्होंने पद्मिनी को देखा और अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके अभिनय की सराहना हुई। उस पहाड़ी के पीछे हमारा होटल है, वहाँ सब लोग आते हैं, तुम भी आना। इसके बाद पद्मिनी एक स्कूल प्ले में परफॉर्म कर रही थी, जहां उन्हें देखने पहुंचे खुद शोमैन राज कपूर। राज कपूर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, जो 1977 में रिलीज हुई थी, में जीनत अमान के बचपन का रोल ऑफर किया। फिल्म हिट हुई और पद्मिनी का नाम एक बार फिर छा गया। अब पद्मिनी एक जानी पहचानी चाइल्ड आर्टिस्ट बन चुकी थी। उन्होंने जिंदगी, ड्रीम गर्ल, हमारा संसार, साजन बिना सुहागन जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन अब बारी थी पद्मिनी के बाल कलाकार से एक नायिका बनने की। साल 1980 में उन्होंने फिल्म गहराई साइन की। इस फिल्म में एक दृश्य ने पद्मिनी को सीधे विवादों में ला खड़ा किया। यह सीन अमरीश पुरी के साथ था, जिसमें पद्मिनी ने एक बोल्ड और विवादित रोल निभाया। इस सीन को लेकर समाज में भारी बहस हुई। किसी ने उनकी आलोचना की तो किसी ने साहस की सराहना की। फिल्म हिट हुई, लेकिन पद्मिनी अब सिर्फ एक कलाकार नहीं रही, बल्कि एक विवादित चेहरा भी बन गई। इसी साल 1980 में पद्मिनी एक और फिल्म में नजर आई, इंसाफ का तराजू। इस फिल्म में अभिनेता राज बब्बर के साथ उन्होंने एक और बेहद बोल्ड और भावनात्मक सीन किया, जिसने दर्शकों को झकझोर दिया। यह फिल्म और पद्मिनी दोनों ही सुर्खियों में आ गए। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि उम्र के उस मोड़ पर भी वे परिपक्व किरदार निभा रही थी। लेकिन इन विवादों के बाद पद्मिनी ने एक फैसला लिया। अब वे कभी भी ऐसी अश्लीलता नहीं करेंगी जो समाज के लिए गलत मिसाल बने। लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके अभिनय की खूब सराहना की गई और उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह वह दौर था जब पद्मिनी को एक नायिका के रूप में फिल्मों में कदम रखना था। चूँकि वे पहले ही फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुकी थी और लोकप्रियता भी प्राप्त कर चुकी थी, अतः इसी कड़ी में उन्हें उनकी पहली फिल्म आहिस्ता आहिस्ता मिली, जिसमें उन्होंने मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई। मगर वर्ष 1981 में रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों के बीच अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सकी और पद्मिनी को इस फिल्म से वह सफलता नहीं मिल सकी जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन इसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी फिल्म आई जिसने उन्हें रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया और हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों की पंक्ति में ला खड़ा किया। वह फिल्म थी राज कपूर की क्लासिक कृति प्रेम रोग। साल 1982 में आई इस फिल्म में पद्मिनी के साथ ऋषि कपूर, शम्मी कपूर, नंदा, कुलभूषण खरबंदा और राजा मुराद जैसे दिग्गज कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इस फिल्म में पद्मिनी के प्रभावशाली और गहरे अभिनय को पूरे देश ने सराहा और यह फिल्म अपने समय की एक बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई। कभी हमें याद कर लिया होता। अच्छा तो हम चले देव। फिल्म में उनके दमदार और यादगार अभिनय ने उन्हें हिंदी सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्री बना दिया और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।
इतनी कम उम्र में ऐसा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करना उस समय की कई अन्य अभिनेत्रियों के लिए चिंता का विषय बन गया था। इसके बाद तो मानो सफलता उनके कदम चूमने लगी। बड़े बड़े निर्माता निर्देशक विशाल बजट की फिल्मों के प्रस्ताव लेकर उनके पास आने लगे। उस दौर में पद्मिनी श्रीदेवी और अनीता राज के बाद सबसे ज़्यादा फिल्में साइन करने वाली तीसरी सबसे बड़ी अभिनेत्री बन गई। अपनी लोकप्रियता और सफलता के उस सुनहरे काल में पद्मिनी ने दर्द का रिश्ता, विधाता, सौतन, वो 7 दिन, बेवफाई, स्वर्ग से सुंदर, प्यार झुकता नहीं, जमाने को दिखाना है, दाता और मजदूर जैसी हिट और सुपरहिट फिल्मों से हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया और अपने नाम की शोहरत को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाया। यह पद्मिनी कोल्हापुरी के नाम और अभिनय का वह सितारा था कि वे उस दौर के हर बड़े अभिनेता की पहली पसंद बन गई थी। उन्होंने राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, संजय दत्त, अनिल कपूर और सुनील दत्त जैसे महान कलाकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभिनय किया। दोस्तों, यह तो था पद्मिनी कोल्हापुरी का चमकदार फिल्मी सफ़र जिसे हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। लेकिन अब बात करते हैं उनके जीवन से जुड़ी उन विवादों की जिनकी वजह से पद्मिनी आज भी सोशल मीडिया और लोगों के बीच चर्चित और लोकप्रिय है। पहला विवाद, प्रिंस चार्ल्स को किस करना। साल 1980 में जब पद्मिनी कोल्हापुरी अपनी फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग कर रही थी, उसी समय ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स भारत दौरे पर आए हुए थे। प्रिंस चार्ल्स भारतीय फिल्मों से बहुत प्रभावित थे और हिंदी फिल्मों की शूटिंग देखना चाहते थे। उन्हें मुंबई के राजकमल स्टूडियो ले जाया गया, जहां पद्मिनी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जब प्रिंस चार्ल्स शूटिंग सेट पर पहुंचे तो भारतीय परंपरा के अनुसार उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें कलाकारों से मिलवाया गया। लेकिन जैसे ही प्रिंस चार्ल्स पद्मिनी के पास पहुंचे, पद्मिनी अचानक भावुक होकर उनके गले लग गई और सबके सामने उन्हें किस कर लिया। उस दौर में खुलेआम किसी को किस करना समाज में सामान्य बात नहीं मानी जाती थी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यह खबर आग की तरह फैली और पद्मिनी का यह किस उस समय की मैगजीन्स और अखबारों की सुर्खियां बन गया। यह चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन तक जा पहुंची। वहां की मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इस एक किस की वजह से पद्मिनी अचानक विवादों के घेरे में आ गई और आलोचनाओं का शिकार हुई। आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में यह किस्सा सबसे विवादित और चर्चित घटनाओं में से एक है। दूसरा विवाद, राज कपूर से दूरी। पद्मिनी कोल्हापुरी को हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाने में महान फिल्मकार राज कपूर का बड़ा हाथ था। उन्होंने पद्मिनी को अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में मौका दिया था और वह उन्हें अपनी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक मानते थे। राज कपूर अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई के लिए पद्मिनी को ही लेना चाहते थे, लेकिन जब पद्मिनी ने इस फिल्म की कहानी सुनी तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि फिल्म में कुछ बोल्ड दृश्य थे और पद्मिनी पहले ही अपने करियर में इस तरह के दृश्यों को लेकर आलोचना झेल चुकी थी। वे अब अपनी छवि और भविष्य को लेकर सतर्क थी, इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। राज कपूर को पद्मिनी का यह इनकार अच्छा नहीं लगा और इसके बाद दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ गई। एक समय जिनके बीच गहरी समझदारी थी, वह रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो गया। तीसरा विवाद, उनकी शादी। पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी भी कम विवादों में नहीं रही। उन्होंने फिल्म निर्देशक प्रदीप शर्मा उर्फ टी राजेंद्र से शादी की, जो एक समय पर फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित निर्माता निर्देशक थे। लेकिन शादी के बाद पद्मिनी की निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। यह रिश्ता भी चर्चा में रहा और इसे लेकर भी मीडिया में कई तरह की बातें उठी। कई बार उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में दुख और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। इन सभी विवादों के बावजूद पद्मिनी कोल्हापुरी ने खुद को एक मजबूत और सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और आज भी लोग उनके अभिनय, व्यक्तित्व और संघर्ष को याद करते हैं। साल 1986 में पद्मिनी कोल्हापुरी फिल्म ऐसा प्यार कहाँ की शूटिंग कर रही थी।
इसी फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात निर्माता प्रदीप शर्मा से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। कुछ मुलाकातों और बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन ये प्यार की राह आसान नहीं थी। पद्मिनी और प्रदीप दोनों अलग जाति और समाज से थे और यही वजह थी कि पद्मिनी के परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। परिवार को मनाने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तब पद्मिनी ने एक बड़ा फैसला लिया। 15 अगस्त 1986 को पद्मिनी ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर घर से भागकर प्रदीप शर्मा से शादी कर ली। इस फैसले ने उनकी मां का दिल तोड़ दिया। वो मां जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर बेटी के सपनों को उड़ान दी थी, उसे दिल से पाला था, उसी मां का विश्वास टूट गया। शादी के बाद पद्मिनी ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रियांक शर्मा रखा गया। प्रियांक अब हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। जहां पद्मिनी ने प्रदीप शर्मा से शादी की, वहीं उनकी बहन शिवांगी कोल्हापुरी ने बॉलीवुड के मशहूर विलेन शक्ति कपूर से विवाह कर लिया। इस तरह श्रद्धा कपूर, जो शक्ति कपूर की बेटी है, पद्मिनी की भतीजी लगती है। शादी के बाद पद्मिनी ने अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया और फिर परिवार की खातिर अपने पति की खुशी के लिए उन्होंने हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया। यह वही वक्त था जब पद्मिनी अपने करियर के चरम पर थी, लेकिन उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को प्राथमिकता दी। वर्षों बाद 1999 में पद्मिनी ने फिल्म रॉकफोल्ड के जरिए निर्माता के रूप में वापसी की। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे प्रियांक के साथ एक मराठी फिल्म चिमनी पाखर में काम किया। यह फिल्म मराठी सिनेमा की एक बेहतरीन कृति बनी और इसके लिए पद्मिनी को पुरस्कार भी मिला। बाद के वर्षों में उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और उनके अभिनय की खूब तारीफ भी हुई। अब भले ही वो बड़े पर्दे पर कम नज़र आती हों, लेकिन छोटे पर्दे और टीवी शोज के माध्यम से वह दर्शकों से जुड़ी रहती है। टीवी पर वह अपने जीवन के सुनहरे पलों को साझा करती हैं और दर्शकों को अपने अनुभवों से रूबरू कराती हैं। पद्मिनी ने प्रेम विवाह कर उस वक्त फिल्मों से किनारा कर लिया था जब उनका करियर बुलंदियों पर था। अगर वो उस वक्त हिंदी सिनेमा से दूरी न बनाती तो शायद आज वो बॉलीवुड की सबसे चर्चित और शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक होती। लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं चलती, जो किस्मत में लिखा है वही होता है। अपने छोटे लेकिन शानदार करियर में पद्मिनी ने कई पुरस्कार और मान सम्मान अर्जित किए। एक अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने हिंदी सिनेमा की गरिमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके अभिनय, सौंदर्य और व्यक्तित्व ने उन्हें सदा के लिए यादगार बना दिया। दोस्तों, आपने पढ़ा पद्मिनी कोल्हापुरी का जीवन, एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने दौर की सबसे चमकती हुई शख्सियतों में से एक थी। उनके जीवन के विवाद, उनकी प्रेम कहानी, शादी, संघर्ष और वापसी, हर पहलू में एक सच्ची नायिका की झलक मिलती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि पद्मिनी के जीवन में जो विवाद हुए वो जानबूझकर थे या हालात की वजह से? क्या उनका विवाह उनके फिल्मी करियर के लिए सही था या वो एक भावनात्मक भूल थी? क्या आपने भी कभी कोई ऐसा अनुभव देखा या सुना है जो पद्मिनी से जुड़ा हो? अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज भले ही पद्मिनी फिल्मों में सक्रिय ना हों, लेकिन हमने इस बायोग्राफी के जरिए उन्हें फिर से आपके दिलों में जगह दिलाने की कोशिश की है। आज पद्मिनी 59 वर्ष की है और मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती हैं। वो एक डांस स्कूल भी चलाती है और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी के फिल्मी योगदान को हमारा सलाम। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत सितारे की कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।